तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर 1 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी अगर कहीं ना कहीं किसी से पूछे होंगे ना तो बस यही बोला होगा कि सबसे पहले क्लास 10th के केमिस्ट्री में चैप्टर 1 कंप्लीट कर लेना। तो आज हमने पूरा बारीकी से लेकर के बेसिक से लेकर के एडवांस तक पूरा कंप्लीट करके लाया हूं। और ये क्वेश्चन अगर आप रख लेते हो तो केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हो। तो आज के सारे क्वेश्चन को किताब में अगर मैं बात करूं तो सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये कॉपी में लिख लेना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर 1 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी से पूछेंगे कि केमिस्ट्री में सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे तो वो बोलेगा कि चैप्टर 1 पढ़ लो। और आज के इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में अधिकतर बार पूछे जाते हैं और एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे शुरुआत करने के लिए हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर में सबसे पहले ये चीज जानना होगा रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। हम कैसे जानेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है और कैसे जानेंगे कि वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। उसके लिए यहाँ पे देखिएगा, दूध से दही बनना या रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है या फिर रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। बस यही चीज आपको हमेशा याद रखना है। और उसके बाद ये याद कर लेना है वो जो नया पदार्थ बनेगा वो फिर से पहले जैसा पदार्थ में नहीं बन सकता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जैसे कि अगर हम पानी से, ठीक है, अगर हम पानी से अगर हम बर्फ बनाते हैं, ठीक है, बर्फ बनाते हैं और फिर बर्फ से क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, ठीक है, बर्फ से फिर पानी बन जाता है, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। ये रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। रासायनिक परिवर्तन का मतलब अगर पानी से बर्फ बन गया तो फिर बर्फ से पानी नहीं बनना चाहिए। जैसे कि जब दूध से दही बन जाता है तो फिर दही को दूध में ट्रांसफर नहीं किया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद ये जान जाओ लोहे में जंग लगना। अगर एक बार लोहा में जंग लग गया और लोहा नष्ट हो गया तो फिर से वो दोबारा अपने रूप में नहीं आ सकता है। तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है नए पदार्थ का निर्माण हो गया तो वो नया पदार्थ जो हैगा वो फिर से पहले पदार्थ में ट्रांसफर नहीं होगा। कंफर्म जान लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा प्रॉपर बारीकी से समझा रहा हूँ। उसके बाद में जैसे कि देखो लकड़ी का जलना, ठीक है, लकड़ी लकड़ी जानते हो ना, उसको जब हम जला देते हैं तो राख बन जाता है और फिर राख से हम लाख कोशिश कर लेंगे, लाख से फिर हम क्या कर सकते हैं, लकड़ी को नहीं बना सकते हैं। और यही हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। जब कभी भी आपके जीवन में इस टाइप के क्वेश्चन आए या फिर 10th में आए, कोई भी कहीं भी आए, तो बस एक ही चीज हमेशा याद रखिएगा, क्या वो जो नया पदार्थ बन रहा है वो फिर से पिछले पदार्थ जो जिस पदार्थ से बन रहा है उसमें क्या फिर से ट्रांसफर हो सकता है। अगर प्रश्न आएगा नहीं तो कह दीजिएगा वो रासायनिक परिवर्तन है। जैसे आदमी का मौत हो जाता है तो फिर वो जिंदा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब अगर नया पदार्थ बनेगा तो वो फिर से अपने रूप में पहले के जैसा नहीं आ सकता है। ये रासायनिक परिवर्तन होता है। और चलिए अब हम चैप्टर की ओर चलते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं और इसमें बहुत मजा आएगा क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन हमने आपको रखा है रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे अभिक्रिया क्या होता है। अभिक्रिया का मतलब होता है दो या दो से अधिक चीजों का, पदार्थों का आपस में मिलना। जैसे मान लीजिए हम नमक घोल दिए, ठीक है, नमक और पानी को मिला दिए, नमक और पानी को मिला दिए तो ये आपका क्या हो गया, एक अभिक्रिया हो गया। रासायनिक नहीं लगा रहा हूं, अभिक्रिया समझा रहा हूं। अभिक्रिया का मतलब होता है दो या दो से अधिक चीजों को आपस में मिल करके और फिर तीसरा चीज बनना, या फिर तीसरा चीज बने या फिर नहीं बने, पहले ये आप याद रखिएगा कि अभिक्रिया का मतलब होता है दो या दो से अधिक चीजों का आपस में मिलना। अब यहाँ पे रासायनिक लगल है तो हमने अभी आपको क्या बताया, रासायनिक अभिक्रिया में पहले रासायनिक परिवर्तन में समझाया कि जब नया पदार्थ बनेगा तो वो फिर से अपने रूप में नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यही चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा गया है जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके या फिर क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ये बहुत आसान है, आप
समझ सकते हो। अगर आप याद कीजिएगा ना तो आज याद कीजिएगा, कल तक याद रहेगा, परसों तक याद रहेगा, उसके बाद अपने आप भूल जाइएगा। तो मेरी राय ये है, अभिक्रिया अगर पूछेगा वो भी रासायनिक के साथ, मतलब रासायनिक अभिक्रिया पूछेगा, आसानी से बोल दीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक पदार्थ है और यहाँ पर ये एक पदार्थ है, ये दोनों आपस में मिलकर एक तीसरे यानी कि एक नए पदार्थ का निर्माण किया। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या समझे, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके नए पदार्थ का निर्माण करता है। ये प्रॉपर समझने में अगर दिक्कत हो फिर से बताऊंगा, बस एक ही पॉइंट आपको याद रखना है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है, क्या होता है मतलब, यानी कि एक या फिर दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण करना। ये प्रॉपर हमेशा याद रखना। और रासायनिक अभिक्रिया में ये भी चीज आप याद रखिएगा कि कभी भी जब वो नया पदार्थ बनेगा तो वो फिर से यानी पूर्व अवस्था में, यानी कि पहले जैसा अवस्था में, पहले पदार्थ में वो नहीं आ सकता है। जैसा कि ये वाला चीज मैंने आपको बताया कि जब लोहा में जंग लगेगा तो वो फिर से लोहा नहीं बनेगा, यानी कि वो नष्ट हो जाएगा तो नष्ट ही हो जाएगा। दूध से दही बनेगा तो फिर दही से दूध नहीं बन सकता है। उसी प्रकार से यहाँ मैंने आपको बताया कि जब Mg मैग्नीशियम ऑक्सीजन से यहाँ पे अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे एक नया चीज का, एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और फिर से यही चीज हम क्या करेंगे, याद कर लेंगे, रट लेंगे यहाँ पे कि मैग्नीशियम जो है वो क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है ऑक्सीजन से, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। लेकिन प्रॉपर आपको कुछ याद इसमें नहीं करना है, बस समझना है। क्या समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का आपस में मिलकर और नए पदार्थों का निर्माण करना। अब यहाँ पे मैं समझाने जा रहा हूँ आप सभी को, रासायनिक अभिक्रिया में ये तीर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यही तीर बताता है कि पदार्थ बन रहा है किधर और पदार्थ किधर मिल रहा है। हमेशा तीर को याद रखिएगा, तीर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तीर के जो पहले होते हैं, तीर के जो पहले होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, मतलब यहाँ गुना भाग लघुत्तम महत्तम नहीं, रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जाते हैं। जैसे पानी हो गया, नमक हो गया, तो वो रासायनिक अभिक्रिया में, यानी कि मैं अगर बात करूँ तो पानी और नमक का रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा क्योंकि पानी से नमक हटा लिया जाएगा। लेकिन समझाने के लिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जैसे पानी हो गया, नमक हो गया, दोनों आपस में मिल रहा है, समझिएगा बात को। तो वो जो मिल रहा है तो वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, रासायनिक अभिक्रिया का एक पार्ट बन रहा है, एक सदस्य बन रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, इधर तीर के पीछे वाला जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जिसको हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं जिसको, अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीज समझना। अगर ये चीज समझ जाओगे तो आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आ जाएगा। जब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आ जाएगा तो धीरे धीरे सारी चीज समझ में आपको आने लगेगा और इसी तरीका से आप पूरे चैप्टर को एक बार में ही कवर कर सकते हो। ये क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछ दे अभिकारक क्या होता है तो बोल देना, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग बोलते हैं अभिकारक। और वही चीज अगर आपसे पूछे तीर के बाद वाला क्या होता है, तो तीर के बाद वाला में क्या होता है, परिणाम आता है, निकल के पदार्थ बनता है। तो पदार्थ बनता है तो इसे हम लोग उत्पाद कहो या फिर कह सकते हो इसको प्रतिफल, जो मन करे, जो मन करे। प्रतिफल बोलने का मन हो प्रतिफल बोलो, उत्पाद बोलने का मन हो उत्पाद बोलो, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में कहीं पूछ दे कि प्रतिफल बताओ क्या होता है तो बोल देना जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनता है उसे हम प्रतिफल कहते हैं। और तीर के जो आगे होता है, जो सामने होता है वो प्रतिफल होता है, और तीर के जो पीछे होता है वो अभिकारक होता है। अभी मैंने बताया जब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करूंगा तो वहां पे मैं आपसे पूछूंगा बताओ इसमें कौन अभिकारक है और कौन प्रतिफल है, तो वहां पे आप लोग मिस्टेक ना कीजिएगा और पूरा बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा, इसमें कोई भी डाउट ना रखिएगा। यानी कहने का मतलब अभिकारक समझ गए, प्रतिफल समझ गए। एक चीज को दो बार तीन बार मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आप नए हो और नए नए चैप्टर में जब तीन बार चार बार बात को रिपीट करेंगे ना आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा, बात मेरी समझिएगा।
और ये सारे क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आगे देखिएगा। अब रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, रासायनिक अभिक्रिया हम कैसे जानेंगे कि हो रहा है। मान लीजिए कि हम अगर मान लीजिए कि दूध से दही जमने के लिए हम रख दिए, तो हम कैसे जानेंगे कि दही जम रहा है कि नहीं जम रहा है। उसके बाद मान लीजिए कि कोई भी रंग बदल रहा है, मान के चलिए कि हम एक, आप लोग याद किए होंगे Fe+Cu SO4, यानी कि जब लोहे के किल को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, माने कि एगो विलयन होता है कॉपर सल्फेट, जिसमें लोहा को किल को डाला जाता है तो रंग बदल जाता है, तब भी हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ। और नहीं जानते हो कॉपर सल्फेट, तो अभी टेंशन ना लो, अभी तोरा केमिस्ट्री का जो चैप्टर है वो शुरुआत किए है, और शुरुआत में ये सब चीज फेरस, कॉपर सल्फेट, सल्फेट, आयरन सल्फेट ना आए तो टेंशन नहीं लेना, धीरे धीरे सारे चीजों को समझेंगे, क्योंकि अभी तो हमने रासायनिक अभिक्रिया खोला चैप्टर को। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के जो लक्षण होते हैं वो रंग में परिवर्तन, जैसे मान लीजिए कोई सफेद है तो नीला हो गया, नीला है पीला हो गया, पीला है काला हो गया, तो इस तरीका से हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना। कभी कभी देखते क्या हो कि रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है, ऑक्सीजन गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, तो ये सब चीज कहाँ पे देखने को मिलेगा, प्रयोगशाला में देखने को मिलेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम बस याद रखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस भी बनता है, उसके रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या है, तो रंग में परिवर्तन, गैस निकलना, तापमान में वृद्धि। जैसे आप लोग जाने होइएगा कार्बाइड, जिससे फल पकता है, जिससे हार्मोन निकलता है, तो उसमें जब हम क्या करते हैं, कार्बाइड को, कैल्शियम कार्बाइड को, मान लीजिए कैल्शियम कार्बाइड ये है, ठीक है, जब इसमें हम लोग पानी दिखते हैं ना, पानी जब छिड़कते हैं तो एकदम इसमें से एकदम गर्मी के जैसा बवंडर टाइप का निकलता है इसमें से गर्मी, और उसी गर्मी के कारण जो निकलता है ना, इसी गर्मी के कारण फल पकता है। और फल को जब ज्यादा तापमान मिलता है तो इससे क्या होता है, इससे कहने का मतलब यह है कि फल पकता है जल्दी से जल्दी। तो कहने का यहाँ पे मतलब यह है कि रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है रंग में परिवर्तन, दूसरा आप कह सकते हो तापमान में परिवर्तन, तीसरा आप कह सकते हो गैस का निकलना, और अवक्षेप का बनना। तो सबसे पहले मेरा यहाँ पे काम है समझाना। ये चारों पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया, बस वही 2 पॉइंट लिख दीजिएगा। अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का मतलब होता है कोई भी, जैसे कि पानी से, और मान लीजिए कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट निकलो कि जो ठोस होके, जैसे पानी का इस चीज को निकालना, तो हम कहेंगे पानी से अवक्षेप निकला। बात समझिएगा ध्यान से। चाहे मान लीजिए कि पानी में हम कील को, लोहे के कील को रख दिए, ठीक है, लोहे के कील को, और जब बाद में परिणाम हो गया तो लोहे के कील जब निकलेगा ना तो वो अवक्षेप हो जाएगा, क्योंकि लोहा का कील ठोस है और पानी एक द्रव है। अगर नहीं समझ में आए ना तो ये मत 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 इस पे दिमाग ज्यादा मत लगाओ, मैं समझाऊंगा। जिस वक्त मैं अवक्षेपण अभिक्रिया बताऊंगा उस समय ये भी बताऊंगा कि अवक्षेप क्या होता है, ये आगे है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जब पढ़िएगा ना तो पूरा डिटेल समझ जाइएगा, लेकिन इतना चीज को उतारते चलिए। और चलिए यहाँ पे आगे देखिएगा, ये वाला पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में पढ़ते हो तो इसे मिस मत करना, हर हाल में इसे कंप्लीट करना। रासायनिक समीकरण आखिरकार होता क्या है, रासायनिक समीकरण, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और रासायनिक सूत्रों की सहायता से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। मान लीजिए कि ये वाला चीज हाइड्रोजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रहा है। अब वो मान के चलिए करने के बाद क्या बनाया, वाटर बनाया। ये तो जान रहे हो तीर के पहले अभिकारक है, तीर के बाद प्रतिफल है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, और इसी चीज को हम यहाँ पे लिख देंगे H2, और ऑक्सीजन को O2, ये बन गया H2O, ये जल का सूत्र है। तो इस चीज को संकेत में हमने लिखा क्या, H2, और ये संकेत आखिरकार है क्या, तो जब आप प्रेडिक्टेबल पढ़िएगा ना तो O से ऑक्सीजन, C से कार्बन, H से हाइड्रोजन, H से हीलियम, Na से सोडियम, K से पोटेशियम, टेंशन ना लो, क्योंकि वो चैप्टर बाकी है, ये शुरुआत है। शुरुआत में आपको इतना ही याद करना है, जब आएंगे ना इसे खत्म करके तब हम बड़े बड़े टॉपिक को कवर करेंगे। पहले ये समझिएगा, हाइड्रोजन का शॉर्टकट H, ऑक्सीजन का शॉर्टकट O, वाटर का शॉर्टकट H2O। तो रासायनिक अभिक्रिया को शॉर्टकट में लिखना
क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब आप कहिएगा कि सर हम जाके एग्जाम में लिख देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को शॉर्टकट में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शॉर्टकट को चीज को तो ये भी लिख सकते हो संकेत में लिखना, आसानी तरीके से लिख सकते हो। तो बस यही लिखना है एग्जाम में कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों या सूत्रों लगा दो। सूत्र का मतलब वही H2 जो हम याद करते हैं। बहुत सारे बच्चे को देखिएगा तो वो रात में क्या करते हैं, रटते हैं, O से ऑक्सीजन, H से हाइड्रोजन, H से हीलियम, Na से सोडियम, K से पोटेशियम, Ca से कैल्शियम, Fe से लोहा, ऐसे याद करते हैं। लेकिन आपको याद करने नहीं दूंगा, आपको आसानी तरीके से बता दूंगा, आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। बट यहाँ पे ये ध्यान दो कि जो हाइड्रोजन है उसको संकेत में H2 लिखा, ऑक्सीजन को O2 लिखा, वाटर को H2O लिखा। तो बस यही चीज है, रासायनिक अभिक्रिया को संकेत में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब इससे आसान मेरे से नहीं बताया जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आसान बता दिया, रासायनिक अभिक्रिया को संकेत में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। पूरा बहुत ही आसान है, ये बात समझ गए। रासायनिक अभिक्रिया को संकेत में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। और किताब वाला क्वेश्चन को तो रटिएगा, तब तक ये समझ जाइएगा कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेत में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ऑलरेडी ये आपको आ गया समझ में, नहीं आया तो फिर मैं बोल रहा हूँ, रासायनिक अभिक्रिया को संकेत में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया को संकेत में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो है हमारा वो है शब्द समीकरण, कंकाल समीकरण। ये चीज आप नहीं पढ़े होंगे, कभी भी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन अभी समझ जाएंगे। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, शब्द समीकरण क्या होता है? तो जब रासायनिक अभिक्रिया को शब्द में लिखा जाता है, जैसे कि ये वाला चीज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, तो वही चीज यहाँ पर है कि जब रासायनिक अभिक्रिया को शब्द में लिखेंगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर, तो ही कहेंगे शब्द समीकरण है। जैसे मान लीजिए कोई भी कैल्शियम मान लीजिए अभिक्रिया कर रहा है, तो ओकरा के लिखेंगे कैल्शियम। तो कैल्शियम का पूरा नाम लिखेंगे तो उसे हम कहेंगे वो आपका हो गया शब्द समीकरण, क्योंकि शब्द में लिख रहे हैं। ठीक है, शब्द में वाटर लिख रहे हैं, पानी लिख रहे हैं, तो जो चीज को हम शब्द में लिखेंगे बड़ा बड़ा अक्षर में, वो आपका शब्द समीकरण है। ये आपको लिखना नहीं है कॉपी, ये सिर्फ आज समझ जाना है। और एक कंकाल समीकरण क्या होता है? तो जब शब्द समीकरण को रासायनिक सूत्र में लिखा जाता है लेकिन संतुलित नहीं होता है। ठीक है, कंकाल समीकरण अब संतुलित क्या है और संतुलित क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये याद कर लो कि जब शब्द समीकरण को, जब इस टाइप के समीकरण को जब लिखा जाता है किसमें, तो सूत्र में लिखा जाता है, रासायनिक सूत्र में। रासायनिक सूत्र मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में, जो कि मैंने आपको अभी बताया। जब रासायनिक समीकरण, शब्द समीकरण को रासायनिक सूत्र में लिखा जाता है तो उसे हम लोग कंकाल समीकरण कहते हैं। ये देखो हाइड्रोजन का H2, ये देखो ऑक्सीजन का O2, ये देखो वाटर का H2O। जब हम पहली बार आपको बताए होंगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर का रिएक्शन, तो आपको एक चीज समझ में नहीं आया होगा, इतना हमको कैसे याद होगा हाइड्रोजन माने H, ऑक्सीजन माने O, वाटर माने H2O। लेकिन अभी आपको भेंट हो गया, अभी हम आपसे पूछेंगे चलो हाइड्रोजन माने तो आप कह देंगे H, ऑक्सीजन माने कहेंगे O2। अब बताओ जल माने तो H2O बोल दोगे, क्योंकि आप परिचित हो गए। इसी तरीके से सारे रिएक्शन से जब आप परिचित होइएगा तो बड़ा से बड़ा रिएक्शन भी आपसे बन जाएगा, क्या समझ में आ जाएगा, संतुलित हो जाएगा। बस टेंशन ना, बस एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को समझ लेना, और 4-5 क्वेश्चन ना भी आए तो छोड़ देना। पहले यहाँ देखो, यहाँ देखो अगला चीज ये समझ के, कंकाल माने शॉर्ट फॉर्म और शब्द माने बड़का बड़का नाम लिखना। ठीक है, हता हता नाम लिखेंगे तो वो कंकाल शब्द समीकरण, और छोटा छोटा में लिख देंगे तो वो कंकाल समीकरण। ये वाला पार्ट आप सभी को, जैसे कि मैंने बताया अभिकारक क्या होता है, तो ये हमने आपको बताया ना कि रासायनिक ये अभिक्रिया में एगो तीर का निशान होता है। तो तीर का निशान के पहले वाला को, जैसे कि ई सब हो गया, इसको बोलेंगे अभिकारक। और तीर के निशान के बाद वाला को, ई बाद वाला को कथी बोलेंगे? प्रतिफल बोलेंगे। अब एक पॉइंट आता है, सर एग्जाम में कैसे लिखेंगे? तो एग्जाम में लिखेंगे वही कि तीर के निशान के पहले आता है, नहीं लिखेंगे। हम ये बोलेंगे तीर के निशान के पहले कौन आता है? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तीर के निशान के बाद में कौन आता है? जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है अभिकारक में कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, देखो भाग लिया तो पहले ही ना रहेगा,
मान के चलिए भाग जब लिया तो पहले रहेगा, भाग जब ले लेगा बनाएगा नया पदार्थ तब ना आगे आएगा। तो पहले देखो ये वाला यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनेगा उसे प्रतिफल। अब बच्चा लोग इतना तो हम बता दिए, इतना दिमाग में लोड हो रहा है कि नहीं? जल्दी जल्दी आप लोग बताते रहिए और आप लोग बताइएगा कमेंट में जरूर कि आ रहा है समझ में कि नहीं, तब ना उस हिसाब से फिर से सही तरीका से प्रॉपर से बताऊंगा। बट यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन को मिस ना करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इस वाले सारे टॉपिक को एकदम मिस मत करना, पूरे फेयर के जैसा भर दो कॉपी को, एग्जाम से 5 दिन पहले एकदम रट लेंगे और रटने के बाद कहेंगे आजा क्वेश्चन मैं तुमसे फाइट करूंगा। चलिएगा ये बात समझिएगा, ये वाला चीज समझो, रासायनिक समीकरण के प्रकार होता क्या है। रासायनिक समीकरण के प्रकार को मैं घुमा घुमा के लिखूंगा दो। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक संतुलित रासायनिक समीकरण मैं लिख रहा हूं ध्यान देना। एक क्या होता है, एक संतुलित होता है, संतुलित मैंने लिखा संतुलित, और दूसरा आपका होता है क्या, वो आप बोलेंगे असंतुलित, असंतुलित। ठीक है, एक क्या होता है संतुलित होता है और एक असंतुलित होता है। अभी इससे भेंट कर लो, इस वाले चीज से भेंट करो, आगे मैं मुलाकात कराऊंगा, पहले इससे भेंट कर लो। रासायनिक समीकरण दो टाइप के, एक संतुलित दूसरा असंतुलित, भेंट हो गया। चलो मुलाकात कराता हूं, ये देखो, ये देखो रासायनिक समीकरण, यहाँ पे कहने का मतलब है ये संतुलित है। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे ध्यान दो, संतुलित है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। चलो भाई, तो संतुलित रासायनिक समीकरण, जिस रासायनिक समीकरण में दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये तो किताब में भी लिखल है, लेकिन अब जाओ, अब मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ ध्यान दो, ये तीर हो गया, यहाँ पे मोटा तीर बनाऊंगा ताकि आपको भी मोटे मोटे अक्षर में समझ में आए। ये लो, ये आपका क्या हो गया, तीर का निशान हो गया। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट रहेगा ये वाला चीज, ये वाला चीज, और इधर से ये जो नया चीज आपका बनेगा, तो ये दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब तुम्हारे मन में एक चीज आया कि आखिर हम कैसे जानेंगे कि इन्हें तरफ का एगो परमाणु, इन्हें तरफ का एगो परमाणु। अभी टेंशन ना लो, फिर से देखो, फिर से देखो, गिनना आपको कहाँ है, यहाँ पे ABCD तो आता होगा, ABCD आता होगा, आ जाएगा समझ में। देखो ध्यान से, ये वाला चीज में H माने होता है हाइड्रोजन, यादो भी मत करो। अगर दिमाग में जगह खाली है तो बस H माने हाइड्रोजन याद करो, और खाली नहीं है तो बस H बोलो। H इन्हें कएगो है, तो देखना ध्यान से, इन्हें ई तीर के निशान के पहले, ई तीर के निशान के पहले H देखो यहाँ पर एगो है, लेकिन एक नीचे में दूगो लागल है, तो H यहाँ दूगो आ इहुओं पर दूगो है, तो दू के पहाड़ा दू दा पढ़ेंगे तो दू दूना 4, इन्हें H है, माने H के परमाणु संख्या इन्हें 4 हो जाएगा। अभी H हम बोल रहे हैं, आपको भी H बोलना है, कब तक, जब तक कि आपको H माने हाइड्रोजन समझ में न आए। पूरा प्रॉपर बता रहा हूँ, हाइड्रोजन अगर समझ में आ गया तो कहो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या इन्हें 4 को है। बात समझना ध्यान से, वही तरीका से ई O है, O है, ठीक है, O है, O माने कथी होता है, ऑक्सीजन। अभी मैं बता रहा हूँ, पता है तभी भी ठीक है, नहीं है तो O याद करो, O इन्हें का एगो है, तो इन्हें O दूगो है, यहाँ कुछ ना तो एगो, तो दू में एक से गुना करेंगे तो चलो दूगो है। चलो पहले ये हम साइड करते हैं, यहाँ पे कएगो है, यहाँ पर दूगो है। अब इन्हें ध्यान देना, इन्हें ध्यान देना, इहे वाला चीजवा को एकदम बारीकी से समझना है। एलंग हाइड्रोजन कएगो है, दूगो है, एलंगा कएगो है, दूगो है, दू दूना कएगो हो गया, 4 गो, लो हेनहु बराबर हो गया हाइड्रोजन। ये समझ में आया। अब ये वाला चीज देखो, यहाँ कुछ ना तो एगो, कुछ ना तो एगो, चलो एगो तो दिख रहा है। अब ई वाला चीज एकरे में सटल है, ये ई दोनों एके में है, मतलब ओ में भी हम 2 से गुना करेंगे तो दूगो ओ, माने ओ के परमाणु संख्या एनहु दूगो हो गया, तो दूगो आ दूगो हो गया, तो एनहु दूगो आ एनहु दूगो, लो इसी को बोलेंगे ये संतुलित है। गिनने का तरीका है, छोटका जो रहेगा उसको अगर कहीं आगे रहा उसमें गुना कर दो। जैसे मान लीजिए ए है, ए की जगह पे यहाँ 3 है, तो ए का कएगो परमाणु हुआ, 3 गो परमाणु हुआ। लेकिन जैसे यहाँ पे 4 लगा दिए, ए का कएगो परमाणु हो गया, 7 गो। बोलबो नहीं कीजिएगा, कहिएगा 4 तिया 12 गो, 12 गो परमाणु हुआ। एक और चीज यहाँ ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ बी हो गया, यहाँ 3 हो गया, चाहे मान लीजिए यहाँ सी हो गया, यहाँ 8 हो गया। चलो बी का परमाणु संख्या बताओ, तो बी का परमाणु संख्या
3 है। ऐसा बोलना भी नहीं, क्योंकि बी का परमाणु संख्या 4 का 12 गो हो जाएगा, क्योंकि ए में बी सटल है। सी का परमाणु संख्या बताओ, तो सी का परमाणु संख्या यहाँ पे देखना ध्यान से 8 गो है, तो 8 गो मत कहना। 8 में हम कैसे गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, 8 चौका 32। तो ये सब चीज प्रॉपर समझ में आया। और एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम कैसे जानेंगे, एक चीज यहाँ पे जब हम एक चीज लिखते हैं, ये ए है और ये एल है, ठीक है, ये एफ है और ये ई है, ठीक है, उसके बाद ये ए है और ये यू है, एस है और ये एन है ना, एस है और ये ई है, मान लीजिए एस है और एन है, मैंने बहुत सारा लिख दिया। अब हम कैसे बोलेंगे कि ये कई गो धातु कई गो परमाणु है, चलो इसके लिए भी समझ जाओ। कभी भी ये सब देखो, ये एक ही तत्व है, अब हम कैसे जानेंगे कि ये एक ही तत्व है। अब वही चीज ए बी सी, ये कै गो तत्व है, आपको बोलना है 3 गो तत्व है, लेकिन चलो बताओ ये कै गो तत्व है, ए बी सी। अब तुम बोलेगा कि सर ये भी 3 गो है, 3 गो नहीं है, ये एक गो है। अब मैं समझा रहा हूं कैसे, जब कभी भी कैपिटल लेटर आपको दिखे और बोले कि चलो बताओ इसमें कै गो है, तो जय गो कैपिटल लेटर रहेगा, आराम से बोल देना इसमें इतने इसमें क्या पदार्थ है, इसमें इतना ही क्या है उसको तत्व है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बारीकी से, ये वाला चीज अगर आपको दिखे तो आप कहिएगा कि इसमें एक गो है, काहे कि बड़ा अक्षर से ही डिनोट किया जाता है, बड़ा अक्षर के साथ साथ अगर छोटा अक्षर चिपकल है तो समझ जाओ वो एक गो है। यहाँ देखो मैंने लिखा ए एल, ए बड़का लिखा एल छोटका लिखा, मतलब ही एक गो है। ए यू देखो, ए यू छोटका लिखा मतलब ही एक गो है। एस एन एन छोटका लिखा मतलब एक गो है। एफ ई छोटका लिखा मतलब ही एक गो है, इहो एक गो है, ए सी एक गो है। तो बात समझ में आई, तो समझ में आ गया कैसे जानेंगे ना, तो ऐसा ना होके कि यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे मान लीजिए एफ ई दे दिया, ठीक है, अब तुम सब करेगा कथी, अगर एफ ई में 3 लागल है न 4 लागल है, तो तुम कहेगा एफ का हो गया 4 गो, एफ का 4 गो, आई का हो गया 12 गो। ऐसे नहीं करना, ये टोटल हो जाएगा 4 3 12, एफ ई का कई गो 12। ये बात समझ गए ना कि छोटका अक्षर रहेगा तो उसको चपका देना है बड़का के साथ, चाहे छोटका 10 गो रहे चाहे 20 गो रहे। हाई लो बताओ तो तुम सभी कई गो तत्व है, ये बताओ बताओ ये कै गो तत्व है। अभी मैं बोलूंगा, ऐसा तो होता नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ याद दिलाने के लिए, बस बोलो कै गो है, आप कहोगे कि एक गो है, क्योंकि छोटका अक्षर लगल रहेगा, हम एक गो बोलेंगे। हाँ ऐसा 2 अक्षर में ही मिलेगा, टेंशन ना लो, 3 गो अक्षर वाला नहीं रहेगा, इस तरीका से नहीं रहेगा। लेकिन मैं आप सभी को ये जानना चाहता हूँ कि छोटका अक्षर रहेगा तो एकदम एकदम बारीकी से समझ आना, वो तत्व नहीं है, बड़का अक्षर से डिनोट किया जाता है। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई ना। समीकरण, रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों तरफ संतुलित लगा लेना, जिसमें दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान। तो असंतुलित क्या होता है तुम बता देगा हमको, असंतुलित क्या होता है तुम बताएगा, चलो असंतुलित। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित पहले करना क्यों आवश्यक है, तो पहले एक चीज तुम हमको बताओ, जब तुमको मैंने संतुलित रासायनिक समीकरण बताया, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण, तुम हमको बता सकता है असंतुलित क्या होता है। तो असंतुलित में करना क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, जितना तुम सोच रहे हो कि सर भारी होगा उतना नहीं है। असंतुलित है ना, असंतुलित बताओ क्या होता है, तो असंतुलित मतलब ये होता है कि जिसमें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं होके। यहाँ पे कहाँ लगा देंगे, यहाँ नहीं लगा देंगे तो लो भाई निकल गया आपका असंतुलित, असंतुलित वाला खुद से अपने फेयर में ऐड कर लेना, असंतुलित जिसमें दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान नहीं होता है। अब हम जानेंगे रासायनिक समीकरण को आखिरकार संतुलित काहे करेंगे। ये भी बात आता है एग्जाम में, जब बैठिएगा तो कहता है निम्नलिखित को संतुलित करें, निम्नलिखित को संतुलित करें, तो हम संतुलित क्यों करेंगे, बात यहाँ पे समझिएगा। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, चलिए एक बार हम इसे भी ध्यान देते हैं। देखो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है क्योंकि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। अब इतना बड़का हमको याद कैसे करना रहेगा एक लाइन में, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन से आंसर उतारेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित इसीलिए करते हैं क्योंकि वे द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करता है। किसके नियम को पालन करता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के पालन करता है, वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। अब आपके मन में एगो शैतानी वाला जरूर आ रहा होगा दिमाग में कि क्या उसको बोलता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, बता के दिखा दीजिए।
तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है ना तो कभी द्रव्यमान नष्ट होता है और ना ही कभी भी द्रव्यमान उत्पन्न होता है रासायनिक अभिक्रिया में। बात क्या समझाया मैंने कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही द्रव्यमान नष्ट होता है। मतलब अगर हम 1 किलो 1 किलो अगर 1 किलो 1 किलो 2 किलो अगर हम पदार्थ मिला के बनाएंगे तो वो 3 किलो रहेगा। मान लीजिए 1 किलो हमने रख दिया कहाँ थी, 1 किलो ऑक्सीजन रख दिया और 2 किलो हाइड्रोजन रख दिया। एगो बात मैं बता रहा हूँ, और तो यहाँ पे जो जल बनेगा वो कै किलो बनेगा, तो जल 2 किलो व 1 किलो यहाँ पे 3 किलो बनेगा। तुम कहीं होगा कि सर इन्हें उन्हें जियान हुआ नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात सुनो, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें जो है द्रव्यमान नष्ट नहीं होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान नहीं तो नष्ट होता है नहीं उत्पन्न होता है, और यही चीज का पालन कौन करता है, रासायनिक समीकरण करता है। इसीलिए इसे हम संतुलित करते हैं। और एग्जाम में अगर 10 सालों में देखा जाए तो अगर बात करूं तो 8 से 9-10 जरूर पूछा गया है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। बुझ गए ना, इसीलिए आवश्यक है क्योंकि क्या होता है, वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है। बात समझे कि ना समझे। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है, इसीलिए रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही हमारा एक लास्ट टॉपिक है। ये सारे चीजों का हम डेफिनेशन करेंगे, डेरिवेशन निकालेंगे, बस हो गया। ये सब चीज समझ जाएंगे, खत्म हो गया। और इस चैप्टर में इसके अलावा बस थोड़ा सा और बाकी है जिसे आपको कवर करना है। और अगर आप एवरेज स्टूडेंट तो आप सभी के लिए ये बहुत है। इससे ज्यादा पहला चैप्टर में ताकना भी नहीं, अगर कहे कोई ताक लो तो नहीं ताकना पहले। लेकिन यह ध्यान दो, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया में मैंने क्या बताया, उसमें पदार्थ मिल के नए पदार्थ का निर्माण करता है। और रासायनिक अभिक्रिया इसे में बहुत प्रकार का होता है, लेकिन मैंने आप सभी को बताया कि ई वाला जो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार लिखल है वो सिर्फ याद कर लो। अब याद कैसे होगा, तो मैं एक चीज को 3 बार बोलूंगा, याद अपने आप हो जाएगा। पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार का होता है। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया को संश्लेषण बोला जाता है। अगर एग्जाम में संश्लेषण आए, संश्लेषण, तो बस याद रखिएगा संयोजन को ही संश्लेषण बोला जाता है। उसके बाद अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया बोला जाता है, वियोजन अभिक्रिया। अब तुम कहेगा कि सर हम तो वो याद करेंगे लेकिन ये वाला भूल जाएंगे, इसीलिए कोई अच्छा तरीका बता दीजिए। तो अच्छा तरीका यहाँ पर ही है, बेस्ट तरीका ही है कि दुइये गो का दू गो नाम है, ठीक है, बाद बाकी का एक गो नाम है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, सब चीज का डिफिनीशन कराऊंगा, अभी टेंशन ना लो, अभी बताऊंगा, बस 10 से 15 मिनट में ये सब खत्म हो जाएगा, बस 10 से 15 मिनट। तो विस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन। और एक चीज, ऑक्सीकरण को उपचयन बोला जाता है, ऑक्सीकरण को उपचयन बोला जाता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑक्सीकरण को उपचयन, है ना। अब दिमाग में एक चीज जरूर घूरेगा कि कहीं हम ऑक्सीकरण को कहीं अपचयन कह दिए तब क्या हाल होगा। तो ऑक्सीकरण को अपचयन इसीलिए नहीं कहेंगे क्योंकि देखो अ मिल रहा है, तो अ वाला को एक में नहीं मिलाना है, ऑक्सीकरण को उपचयन बोला जाता है। ई वाला खाली एक बार याद कर लेना है। और उपचयन को उपचयन बोला जाता है। डिफिनीशन में मैं आपको बताऊंगा। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या चीज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2027 के अगर बात करूं तो पेपर में ये चीज ऐसा हो ही नहीं सकता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं दिखे, इसीलिए क्योंकि 2026 में नहीं दिखा है। मेरा टारगेट 2026 का था, लेकिन अब हो गया पॉइंट 2027 में और रेडॉक्स अभिक्रिया 2027 में। उसके बाद देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, दोनों बहुत आसान है, ठीक है, इसीलिए टेंशन ना लीजिएगा, बहुत आसानी तरीका से आपको हम बताएंगे। इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ये संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ
पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। नहीं समझे, यहाँ पे समझिएगा, संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एक बड़े पदार्थ का निर्माण करता है। छोटा छोटा चीज मिलके एक बड़े पदार्थ का निर्माण करता है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एक बड़े पदार्थ का निर्माण करता है। संयोजन मतलब समझ लीजिएगा जोड़, संयोजन माने जोड़। जिस प्रकार से 4 और 3 मिल के किसका, बरकच्चा के 7 का निर्माण किया, उसी प्रकार से ये वाला चीज है, यानी कि छोटे छोटे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण करता है। यानी जैसे कि 4 और 3 मिलके केवल में 7 बरकच्चा का निर्माण किया। तो संयोजन माने जोड़, संयोजन माने जोड़, अभियोजन अपघटन माने घटाओ, अपघटन माने घटाओ। जिस तरीका से बरकच्चा के 8 टूट जाता है 4 में, 4 जोड़ 4 लिख दो, चाहे 5 जोड़ 3 लिख दो, तो ये छोटका छोटका में टूट गया। यानी कहने का मतलब है संयोजन माने जोड़, वियोजन कहो चाहे अपघटन कहो, माने घटाओ। संयोजन माने जोड़, अपघटन माने घटाओ, संयोजन माने जोड़, अपघटन माने घटाओ। ये दो को जरूर याद कर लीजिएगा। संयोजन माने जोड़, अपघटन माने घटाओ। देखो संयोजन माने दो गो मिलके एक बड़का का निर्माण किया, अपघटन माने देखो एगो बड़का चक्के टूट के छोटका छोटका में विभक्त हो गया। तो अपघटन माने घटाओ, संयोजन माने जोड़। संयोजन में क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें छोटे छोटे मिलके एक बड़े का निर्माण करते हैं। क्या छोटे छोटे मिलके, पदार्थ मिलके, छोटे छोटे पदार्थ मिलके बड़े पदार्थ का निर्माण करता है। अपघटन अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा सा यौगिक या फिर पदार्थ बोलो, एक यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, बढ़ जाता है। ये वाला पॉइंट समझे कि नहीं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे कंप्लीट हमेशा कर लेना, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद वाले पॉइंट को भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तो यहाँ पे इसके बाद ये वाला चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है, बस फॉर्मेट समझ लीजिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया आखिरकार होता क्या है। विस्थापन का मतलब होता है विस्थापित कर देना, हटा देना। समझना ध्यान से, यहाँ पे देखो कहा जा रहा है कि जब एक से अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्वों को हटा देता है, जब एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे मतलब कि कम क्रियाशील तत्वों को हटा देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर यहाँ पे ये पॉइंट समझ में नहीं आए तो टेंशन नहीं लेना, समझना ध्यान से। विस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक तत्व के द्वारा, ठीक है, जिसमें एक तत्व के द्वारा दूसरे तत्व को, है ना, दूसरे तत्व को क्या कर दिया जाता है, दूसरे तत्व को विस्थापित कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। हम क्या याद रखेंगे, विस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें एक तत्व के द्वारा दूसरे तत्व को विस्थापित कर दिया जाता है। विस्थापित तो याद रहेगा, इसमें ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। कहने का मतलब यह है विस्थापन अभिक्रिया में कि विस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है। आपको ये समझ में आई कि नहीं आई, इसके बाद ये पहले देखो, ये देखो जैसे कि ये Zn एक तत्व है, ठीक है, Zn एक तत्व है, और देखिएगा इसको इस स्थान से हटा दे रहा है, मतलब इसको इस स्थान से हटा दिया, ये देखो इसके स्थान पे आ गया। इसी को बोला जाता है विस्थापित करना या प्रतिस्थापित करना, जो आप समझो। कहने का मतलब ये है सीधा सीधी कि एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, जिसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये वाला पॉइंट आप समझ गए होंगे। ये देखो Cu को अलग कर दिया है, और यहाँ पे Zn जो है वो इस Cu के जगह को स्थान, यानी कि इसके स्थान को प्राप्त कर लिया है, इसके स्थान के जहाँ पे आ गया है। बात समझ में आ गई होगी ना कि विस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होता है जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है। उसी प्रकार से द्विविस्थापन का मतलब समझ जाओ ना, दोनों बार विस्थापित कर देगा, ओकरा जगह को विस्थापित कर देगा और ओकरा जगह से विस्थापित कर देगा। मतलब यहाँ पे ये इसको हटा रहा है
तो विस्थापन अभिक्रिया में दिक्कत नहीं है, लेकिन द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में ये इसको हटाएगा तो ये चीज भी इसके जगह को हटा देगा। देखो यहाँ पे दो चीज, ये जब एक जगह पे आएगा तो ये वाला भी एक जगह पे जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये चीज जब इसकी जगह पे आया NaCl की जगह, तो क्या किया, BaSO4 के सामने चला गया, BaSO4 के सामने चला गया और NaCl के पास आ गया। मतलब पॉइंट सब चीज समझ लीजिएगा। अगर आपको रिएक्शन दे दे और ये पूछे बताओ निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया है, तो विस्थापन मतलब समझ गए, एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देगा। और द्विविस्थापन मतलब दोनों, एकरा को विस्थापित एकरा को विस्थापित, इसको कहेंगे आयनों का आदान प्रदान। सिंपल भाषा में यहाँ पे देखो तो कहा जा रहा है कि जब दो यौगिक आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया करते हैं। आदान प्रदान का मतलब होता है लेन देन, यानी कहने का मतलब जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, आयनों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये दो चीज आपको जो कि घेरा में दिए हैं वही समझना है, याद भी रखना है। कहने का मतलब क्या है, ये कहने का मतलब है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये वाला चीज बता दो। तो ये प्रॉपर समझ में आ गया होगा। विस्थापन, एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देगा। सेकेंड नंबर में द्विविस्थापन, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। ऑक्सीकरण को उपचयन, और उपचयन तो आप जान ही रहे हो, अपचयन। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, मतलब ऑक्सीजन का आना ऑक्सीकरण कहलाना। जिसमें ऑक्सीजन आएगा वो ऑक्सीकरण होगा। देखो आना का मतलब बढ़ेगा, आएगा तो बढ़ेगा। ये रिएक्शन देखो, इसमें ऑक्सीजन अलग से आया है और ये दोनों मिल गया है एक में, ये दोनों एक में मिल गया है तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण। क्या हमने समझाया आपको अच्छे तरीका से? आपका आंसर आएगा सर आपने तो बताया, लेकिन एक चीज नहीं बताया कि इसका ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है ऑक्सीजन का आना ऑक्सीकरण कहलाना। और ये भी चीज याद रख लो, एक और चीज जो कि ये वाला को भी याद करने में मतलब कि आसानी होगी, ये बोलो इसके लिए, ऑक्सीजन का आना हाइड्रोजन का जाना ऑक्सीकरण कहलाना, क्योंकि जिसमें ऑक्सीजन आएगा वहां से हाइड्रोजन जाएगा अभिक्रिया में। लेकिन अगर अभिक्रिया में ऑक्सीजन न रहे, हाइड्रोजन न रहे तो तब क्या करेंगे, कह देंगे कि ना है यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कहीं है नहीं है, लेकिन यह ऑक्सीकरण है। तो आपको सिंपल याद रखना है, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का आना। और दूसरा नंबर चीज उपचयन, मतलब जिस पदार्थों में ऑक्सीजन की मात्रा घटती है, मतलब ऑक्सीजन का जाना, क्या कहलाएगा, उपचयन। उपचयन में ऑक्सीजन जाता है और ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन आता है। बात समझ गए? ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन आएगा और उपचयन मतलब ऑक्सीजन जाएगा। भाई इतना आसान क्वेश्चन आप नहीं समझ सकते हो, समझ सकते हो। आगे देखो, अगला पॉइंट ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये दोनों में से कोई एक आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। जाइएगा ना, अब की बार एग्जाम देवे 10th क्लास का जो होता है ना, जिसको बोला जाता है एग्जाम, जैसे कि टेस्ट जो होता है ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। वे अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होती है, यहाँ पे देखो ऊष्मा अवशोषण होता है, ठीक है, उसे ऊष्माक्षेपी शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऊष्मा क्या होता है, उत्पन्न होती है, मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। कार्बाइड देखे होइएगा, कार्बाइड में जब हम पानी को डालेंगे तो उसमें से बहुत सारा ऊष्मा मतलब कि निकलेगा, मुक्त होगा, उसे हम कहेंगे ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, उसे हम कहेंगे ऊष्मा उत्सर्जन हो रहा है। तो जो चीज आपको याद रहे, मुक्त याद रहे, मुक्त कहो, उत्सर्जन कहो, या फिर उसको क्या बोला था, उत्पन्न कहो, कुछ भी बोल दो एक। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे पूछे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ये बोल दो। या फिर ये बोल दो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। या फिर ये बोल दो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है। तीनों में से कोई एक बोल दो
और ये ज़्यादा भारी नहीं है, इसीलिए इसमें ज़्यादा समय हम नहीं देंगे। इसीलिए अगला ये देखो, उष्मा शोषी। उष्मा शोषी माने अवशोषण। उष्मा एकदम सोखेगा, है ना, जिसमें उष्मा क्या करेगा, सोखेगा। जैसे बर्फ देखे होइएगा, तो बर्फ में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि जितना बाहर का गर्मी रहता है ना, बाहर का गर्मी वो अंदर जाता है, ठीक है, इसके अंदर, तो बर्फ क्या करना होता है, पिघलने लगता है। तो उसमें उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, मतलब उसमें गर्मी जाता है, तो अब वो पिघलने लगता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पादकों को बदलने के लिए अपने आसपास के वातावरण का उष्मा का अवशोषण करता है। इतना आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर ये चीज आपको याद रख लेना है कि उष्मा शोषी जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, और उष्मा क्षेपी जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है। इसके बाद ये हमका लास्ट पॉइंट है ना, लास्ट है। और ये चैप्टर का इतना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अगर याद कर लेते हो, समझ लेते हो, तो समझो बहुत है। और इसके बाद जो 1 2 4 क्वेश्चन भुलाल भटकाल है, तो वो मैं आप सभी को बता दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, बट इसको फेयर के जैसा बनाते चलो एकदम शुरू से, है ना। संक्षारण क्या होता है ना, कोरेज में क्या होता है, तो जब धातु को हम क्या करते हैं, वायु में लटका देते हैं, तो उसमें धीरे धीरे जंग लगता है। ये लो, मान लीजिए धातु हो गया, लोहे हो गया, लोहा समझो, तो इसको जब हम वायु में टांग देंगे ना इस तरीके से, तो धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा। कैसे, तो उस पे पानी पड़ेगा, और पानी के बाद आपस में वायु, वायु तो जान ही रहे, वायु के संपर्क में आएगा, तो इसमें धीरे धीरे जंग लगेगा, और धीरे धीरे जंग लगेगा मतलब ये धीरे धीरे नष्ट होगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे संक्षारण। देखो, जब धातुएं हवा और नमी के संपर्क में आए तो धीरे धीरे खराब हो जाती है, इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। एग्जाम में बार बार पूछता है। अब बात हमको बताओ, हमको एक बात बताओ, ये भारी है, कहिएगा नहीं सर भारी नहीं है, क्योंकि बहुत आसान है। हम जानते हैं संक्षारण क्या होता है, तो संक्षारण जिसमें धातुएं हवा के, या फिर कह दो ना अपने मन से कि जब हम धातु को वायु में लटका देते हैं तो उस धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, धीरे मतलब कि जंग पकड़ लेता है, जंग पकड़ लेता है तो नष्ट होने लगता है, जिसे हम लोग संक्षारण बोलते हैं। हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक आता है लो, जंग से बचाव। तो अब मान के चलिए कि जंग से बचाव के लिए हम क्या करेंगे, तो जंग से बचाव के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या पेंट लगा देते हैं, लोहा में पेंट लगा दीजिए, खराब नहीं होगा। उसके बाद क्या करेंगे, तेल लगा देंगे। जैसे कि ये मान लीजिए कि कोई लोहा है या फिर धातु, इसमें तेल लगा देंगे, इसमें वायु का संपर्क नहीं होगा। पानी भी उस पर छीटेंगे तो पानी ढक के नीचे आ जाएगा, उस पर पानी भी नहीं अड़ेगा तेल में। देखिएगा तेल और पानी क्या होता है, अलग अलग रहता है ना। तेल कभी भी पानी में नहीं मिलता है, तेल अगर इस पे लगा देंगे तो इसमें से छिवलेगा पानी, ठीक है। उसके बाद आप याद कर सकते हो गैल्वेनाइजेशन, जिस पे परत चढ़ाई जाती है ना, धातु के। क्रोमियम पेंटिंग, क्रोमियम से पेंट कर देंगे, लो कभी खराबी नहीं होगा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर जंग से बचाव का उपाय पूछे तो अपने मन में जो विचार आए ना, जैसे मान लीजिए तेल लगा देना या फिर पेंट कर देना, ये सब चीज याद कर सकते हो, जो बहुत है, दो बहुत है। तो इसमें इतना सारा चीज अगर आप याद कर लेते हो तो आपके एग्जाम के जो क्वेश्चन होगा ना वो आपको इजी लगेगा, और आसानी तरीके से आप क्या कर सकते हो, याद करने के साथ साथ लिख सकते हो। तो ये चीज इसमें से इस चैप्टर का, और कोई भी चीज चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बचा हो तो मैं आप सभी को फिर अगली बार बता दूंगा। बट आप इसी वक्त, इस समय के लिए, इस पोजीशन के लिए इतना ही कंप्लीट करो, और ये चैप्टर को क्या करो, एकदम फेयर में लग जाओ, और पूरा प्रॉपर सारे क्वेश्चन को उतारते रहना, उतार के बाद याद करते रहना, समझते रहना, सुनाते रहना। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।